कि बुद्ध की शिक्षा मानव और राष्ट्र निर्मित के लिए, कहने का मतलब है कि समन विचारधारा या समन विचार प्रवाह ये मानव और राष्ट्र निर्मित के लिए। सम्राट अशोक के समय में इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज थी और विशेष करके जो भी भूमि है ना, उस समय में कृषि प्रधान देश था, तो जितनी भी जमीन थी, खेती बाड़ी थी, ये राष्ट्र के अधीन थी, राज्य के अधीन हुआ करती थी। राज्य के अधीन होने के वजह से उस समय में आर्थिक शक्तिशाली वो राष्ट्र रहा, समन राष्ट्र रहा, विशाल समन राष्ट्र रहा। किसी भी देश की इकोनॉमिकल पॉलिसी उस देश के संसाधनों के ऊपर, प्राकृतिक संसाधन के ऊपर में डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मैंने एक गिलास पानी पिया या आपने एक गिलास पानी पिया, पानी ये जो है प्राकृतिक है, ये इस पानी के ऊपर में किसी की मलकियत या किसी का मालकिना हक नहीं हो सकता है। मीन्स प्राकृतिक संसाधन अगर विशेष लोगों के हाथ में अगर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से उस देश के अंदर में क्या बोलते हैं कि डिस्पैरिटी, मीन्स डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग दिखेगा जो गरीब है और कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जो अमीर है। तो इकोनॉमिकल पॉलिसी में जैसे कि बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में भी कहा है कि खेती ये नेशनलाइज होनी चाहिए, बड़े बड़े उद्योग धंधे जो है ये नेशनलाइज होने चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो इसी प्रकार सम्राट अशोक के समय में, उस समय में जो भी उद्योग धंधे रहे, जमीन होगी, खेती होगी, इसका राष्ट्रीयकरण था। ये किसी के विशेष लोगों के या विशेष कुछ लोगों के हाथ में इसका अधिकार नहीं था। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन आज वर्तमान में किसी विशेष लोगों के हाथ में चला गया है। उसके वजह से हमारे बीच में आर्थिक जो खाई है या उसके अंदर में जो तफावत है, ये हमको दिखाई देती है। और इसी का मूल कारण है कि एक वर्ग बहुत ज्यादा अमीर दिखाई दे रहा है और बाकी सब गरीब दिखाई देते हैं। तो इसका मूल कारण है कि प्राकृतिक संसाधन का निजीकरण। जहां प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण हो गया तो निश्चित रूप से इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी वहां पे बढ़ जाएगी, नो डाउट एट ऑल। इसलिए बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में इस खेती का बोलो और बड़े उद्योगों का 2-3 पॉइंट दिए, उसके अंदर में इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए बात कही, जो अशोक के पीरियड में, अशोक के पीरियड में जो भी प्राकृतिक संसाधन थे वो राज्य के अधीन थे। इसलिए अशोक के पीरियड में इकोनॉमिकल जो ग्राफ था, एज पर द रेफरेंस ऑफ द डॉक्टर अमर्त्य सेन, वो उसका कथन है, उनका मत है कि सम्राट अशोक के पीरियड में दुनिया के ऊपर में 35% निवेश था। आज क्या है कि भारत के ऊपर में लगभग 80% जो निवेश है, ये निवेश बौद्ध राष्ट्रों का है, कहने का मतलब समन राष्ट्रों का है। तो समन राष्ट्र कौन से हैं? अगर पूर्व एशिया को आप देखते हैं तो पूर्व एशिया में सभी कंट्रीज, या ना जापान हो, साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड हो गया, उसकी तो कोई गिनती नहीं है, कि ताइवान हो, ताइवान, मंगोलिया हो और तिब्बत, मंगोलिया और तिब्बत को आप छोड़ दो तो बाकी सभी राष्ट्र जो है ये बहुत शक्तिशाली है आर्थिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी शक्तिशाली है। इन राष्ट्रों का, समन राष्ट्रों का भारत के ऊपर में आज लगभग 80% निवेश है। आप आपके घर की कोई भी चीज उठा लो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज उठा लो, टीवी उठा लो, उसके बाद में तुम्हारा क्या घड़ी उठा लो, कंप्यूटर उठा लो, तुम्हारा मोबाइल कुछ भी उठा लो, ये सब पूर्व एशिया का मीन्स समन राष्ट्रों का निवेश है।
एक जमाना था हमारा उनके ऊपर में निवेश था, आज जो है उनका हमारे ऊपर में है। तो इसका मूल कारण है कि भारत के जितने भी संसाधन हैं जो देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं, ये किसी विशेष वर्ग के हाथ में चले गए। इसलिए हमारा देश में गरीबी और अमीरी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसका मूल कारण संसाधन है। तो बाबा साहब के दृष्टिकोण से, स्टेट एंड माइनॉरिटी के दृष्टिकोण से और अशोक के दृष्टिकोण से इकोनॉमिकल पॉलिसीज अगर देश की मजबूत करना है तो आर्थिक संसाधन ये राष्ट्र के अधीन होना चाहिए। ये हो गया अशोक की इकोनॉमिकल पॉलिसी। ये विषय लंबा है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि एकेडमिक ना हो जाए, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। अशोक के समय में जो एजुकेशन पॉलिसी थी, विशेष करके जितने भी हमको जो खंडर के माध्यम से हमारी समन विरासत दिखाई देती है, ये हमारे एजुकेशन पॉलिसीज के सेंटर थे, ये हमारे शिक्षा केंद्र थे। जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये सोचना या इस गलत फहमी में मत रहो कि ये सब जो खंडर जो दिखाई देते हैं, प्राचीन समन संस्कृति की जो हमारे को धरोहर दिखाई देती है, ये हमारे एजुकेशन सेंटर, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी, इसका मूल आधार था नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य मीन्स क्या? जो यूनिवर्सल हो, हर व्यक्ति के लिए समान हो, उसको हम कहेंगे नैतिक मूल्य। किसी विशेष विचार प्रवाह से अगर कोई नियम जुड़ते हैं या क्या बोलते कि नैतिक मूल्य जुड़ते हैं, तो उसको नैतिक मूल्य नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि दुनिया के अंदर में हत्या होती है, दुनिया में चोरी होती है, दुनिया में व्यभिचार होता है, दुनिया में झूठ बोला जाता है और दुनिया में नशा पता किया जाता है। ये जो 5 जो सील है, जिसको पंचशील कहा जाता है, ये यूनिवर्सल है। ये सिर्फ मात्र खुद को समन कहने वालों के लिए नहीं है, ये सारे विश्व के लिए है। ये जो समन पंचशील है, इसका स्वरूप वैश्विक है। इन मूल्यों के आधार पे वहां पे शिक्षा दी जाती थी और भिन्न भिन्न 18 प्रकार के शिल्प पढ़ाए जाते थे। तो और उस समय में जो शिक्षा केंद्र थे हमारे, उस समय में पूरी शिक्षा ये निशुल्क हुआ करती थी। आज वर्तमान में हमारी जो शिक्षा केंद्र है या भारत सरकार के द्वारा जो संचालित केंद्र है, ये पूरी तरह से कमर्शियल है। क्या बोलते कि उसका जो स्वरूप है एक क्या बोलते कि प्रोफेशनलिज्म में है, और इसके अंदर में किसी प्रकार के मुझे नैतिक मूल्य दिखाई नहीं देते। अशोक के समय में या जितनी भी हमारी प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय रहे, समन विश्वविद्यालय रहे या समन हमारे बौद्ध विहार रहे या समन विचारधारा के जो शिक्षा के केंद्र रहे, इसका स्वरूप जो था ये आवासीय था, नॉन रेसिडेंशियल नहीं था, आवासीय था। आवासीय क्यों था? क्योंकि आवासीय शिक्षा केंद्र में मनुष्य की नैतिक मूल्यों के आधार पे उसका व्यक्ति विकास किया जा सकता है। नॉन रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं होता है, ये संभव भी नहीं है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज हमारा कॉलेज में हमारे बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज छूटने के बाद में आधे बच्चे तेरे नैना मेरे नैना की ओर भागते हैं। उसमें से 10 या 20% बच्चे जो अपने गुटखा पान खर्रा इधर खा लेते हैं, और मतलब एज पर माय रिसर्च ओनली फॉर 10% बच्चे ये पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। उसके बाद में जिनके जो गुरुवर्य है उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और इसमें भी
2% ऐसे बच्चे बाहर निकलते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं। समन एजुकेशन सिस्टम में जो भी विद्या केंद्र रहे प्राचीन काल के अंदर में, उसके अंदर में जो शील समाधि और प्रज्ञा के आधार पे उनको जो पढ़ाया जाता था विद द एकेडमिक एजुकेशन के साथ में, उसमें हमारे बच्चे 95% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते थे। इसलिए वो जो समन राष्ट्र था वो समतामूलक था। आर्थिक दृष्टिकोण से समतामूलक था, शैक्षणिक दृष्टि से समतामूलक रहा, और उसके बाद में तुम्हारा क्या बोलते कि सामाजिक स्तर पर भी वो समतामूलक रहा। यह बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम को, अगर समान एजुकेशन सिस्टम को आज वर्तमान में अगर प्रैक्टिकली कहीं देखना है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर कहीं देखना है उसके स्वरूप को, तो ये आपको बेलगुप्पा करके मैसूर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे है, वो दलाई लामा का बहुत बड़ा क्या बोलते कि सेटलमेंट केंद्र है। वहां पे 13 किलोमीटर के दायरे में ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के मिलेगी। विदेशों में भी अगर आप जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं या बर्मा जाते हैं या साउथ कोरिया जाते हैं, जापान ताइवान में वगैरह जाते हैं, तो वो रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम आज भी वहां पे क्रियान्वित है। इसलिए उन देशों में जो क्राइम है, उन देशों का क्राइम भारत के मुकाबले में बहुत कम है। जापान में क्राइम ओनली फॉर 3% है। इसका मतलब ये हो गया कि 97% लोग ये चरित्रवान है, इसलिए क्राइम 3% है। यही सिचुएशन अशोक के समय में थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर रोमिला थापर अपनी किताब में बोलती है कि अशोक के पीरियड में मात्र 2% क्राइम था, अपराध था। तो इसका ये अर्थ हो गया कि 97% लोग ये चरित्रवान थे। मीन्स किसी भी राष्ट्र की उन्नति, किसी भी सामाजिक व्यवस्था की उन्नति, समतामूलक समाज की उन्नति के लिए नैतिक मूल्यों का विकास ये स्कूलों के माध्यम से होना अनिवार्य है। तभी समतामूलक समाज और समन संस्कृति का क्या बोलते कि विकास होगा। उस सिस्टम को पुष्पशुंग मित्र ने तहस नहस कर दिया और बाद में अनैतिक दृष्टिकोण से ये सारा जातिवाद और जाति का जहर ये बढ़ते गया। भारत में आज वर्तमान भारत में लगभग 97% क्राइम है, सामाजिक क्राइम, सोशल क्राइम है। वी आर ऑल द सोशल क्रिमिनल। हम सामाजिक अपराधी हैं, हम सभी सामाजिक अपराधी है, क्योंकि जाति का जहर हमारे मन में है और इस जाति के जहर को हम वहन करते आ रहे हैं और एक दूसरे को नीच और ऊंचा देख के हम इसको अपराध को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 97% क्राइम मीन सामाजिक क्राइम, सामाजिक अपराध ये भारत में है। अशोक के पीरियड में ये क्राइम मात्र 2% था और 97% लोग ये चरित्रवान थे, मीन जातियां नहीं थी सामाजिक तौर पर। सम्राट अशोक की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खूबी कि महिलाओं के लिए सम्राट अशोक ने क्या किया। आज जिस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए न जाने कितना साहित्य रचा गया और ना जाने कितना गला फाड़ फाड़ के लेक्चर दिया जाता है, तब भी महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। इसका मूल कारण यह है कि भारत के अंदर में लगभग 95% से ज्यादा महिलाएं ये किचन में है। जब तक महिलाओं को किचन से बाहर निकालोगे नहीं, तब तक तुम्हारा क्या बोलते कि महिलाओं का सशक्तिकरण होने वाला नहीं है। अभी महिलाओं के ऊपर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो 4-5 प्रकार की है। एक है महिलाओं को पूरा किचन देखना पड़ता है, फिर बच्चों की परवरिश करना पड़ता है, पति की भी परवरिश करना पड़ता है। अगर पति अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पति ठीक नहीं है तो फिर पति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर में आ जाती है। इन सारे जिम्मेदारियों से वो महिला है दब जाती है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण कहाँ से होगा?
इसलिए सम्राट अशोक ने जितने भी जो स्तूपास बनवाए, संगाराम बनवाए, ये आवासीय रहे, ताकि उस जमाने में जो भी बच्चे थे वो सारे के सारे संगाराम में पढ़ाए जाते थे। तो माँ बाप के पास में बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह से मुक्त हो जाते थे और उनके बच्चे विनयाधिष्ठित समन संघ के पास में पढ़ाई करते थे, समन क्या बोलते के विश्वविद्यालयों में। ये हो गया। तो इस प्रकार से महिलाओं को उनके जिम्मेदारी से अशोक ने मुक्त किया। ये सिस्टम आज भी है, ये कुछ नया नहीं बता रहा हूं। अगर बौद्ध राष्ट्र में आप जाते हैं एजुकेशन रिसर्च के दृष्टिकोण से, तो ये सारी बहुत सारी पिक्चर्स आपको वहां पे क्लियर हो जाएगी। और भारत में बेलगुप्पा में और हुबली में ये सारे पिक्चर्स क्लियर हो जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी मैं वहीं से सीख के आ रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा उसमें माथा नहीं खपाया। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सम्राट अशोक ने जो कार्य किया, आज भी वो वर्तमान महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए प्रासंगिक है। आप शिलालेखों में देखो, उनके कलाकृतियों में देखो, महिला घोड़े पर बैठी हुई दिखाई देती, महिला हाथी पे बैठी हुई दिखाई रही है, और पुरुषों के कंधे के साथ में कंधा मिला के वो चलते हुए दिखाई देते हैं। तो उस समय में महिलाओं में और पुरुषों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। आज मैं इकोनॉमिकल पॉलिसी और महिला सशक्तिकरण के लिए मैं जितना ये बहुत बड़े लंबे विषय है, लेकिन संक्षिप्त में और समय का क्या बोलते हैं कि भान रखते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आगे मुझे लगता है कि 7 मिनट बचे हैं, और 7 मिनट के अंदर में जो कल मुझे कुछ प्रश्न मेरे सबको दिए गए थे कि चंड ये शब्द और चाणक्य के बारे में आपको एक्सप्लेन देना है, तो देखिए कि चाणक्य ही इज नॉट ए हिस्टोरिकल पर्सन, इज ए सस्पेक्टेड पर्सन। जो ऐतिहासिक पुरुष होता है उसके बारे में किसी प्रकार का इतिहासकारों के अंदर में विवाद नहीं होता है। जैसे कि बुद्ध ये ऐतिहासिक पुरुष है, पूरे विश्व के इतिहासकारों ने बुद्ध को ऐतिहासिक पुरुष माना है। इसी प्रकार चाणक्य को ऐतिहासिक पुरुष नहीं माना है। बहुत सारे इतिहासकारों के अंदर में मतभेद है। अभी इसको मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। चाणक्य अगर हिस्टोरिकल पर्सन होता तो निश्चित रूप से उसके ऐतिहासिक एविडेंस हमको मिले रहते। चाणक्य ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मीन्स उनके राज्य में एक प्रधानमंत्री के रूप में रहा। उसी समय में मैक्थेनिस नाम का एक ग्रीक राजदूत भी चाणक्य के दरबार में रहा। अभी जो ग्रीक राजदूत था मैक्थेनिस और चाणक्य के, इनके आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते थे, किंतु चाणक्य का कहीं पे भी हमको आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। ग्रीक राजदूत जो मैक्थेनिस था, इसने इंडिका नाम की बुक लिखा है, आई थिंक लगभग 206 पेजेस है उसके अंदर में, और उसके कुछ अंश आज भी फ्रांस के म्यूजियम में संग्रहित है। उस 206 पेजेस के अंदर में चाणक्य का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। ये बात कहां पे आ जाती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड की बात होगी। अभी चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड 185 बीसी तक चला। इस पीरियड में पातंजलि भी हुआ। पातंजलि आल्सो ही वाज ए हिस्टोरिकल पर्सन, नो डाउट एट ऑल। आल्सो नाउ द बृहदत्त इज हिस्टोरिकल पर्सन, नो डाउट एट ऑल। पातंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य के अंदर में भी चाणक्य का कहीं उल्लेख नहीं है। इसके बाद में इसी पतंजलि ने बुद्ध के शिक्षा को तोड़ मरोड़ करके उसको योग में परिवर्तित किया। वरुण 78 उन्होंने चैप्टर्स लिखे। वो योग शास्त्र में भी तुम्हारा चाणक्य का कहीं उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब यह है, अगर मौर्य काल के एविडेंस को हम अगर देखते हैं आर्कोलॉजिकल दृष्टिकोण से और टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से, साहित्यिक के दृष्टिकोण से, हमको बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कहीं पे भी नहीं मिलता। इसका यह अर्थ हो गया
कि चाणक्य ये ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, उसका अर्थशास्त्र भी ऐतिहासिक नहीं है। किंतु अगर वो वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष होता और उसका काम अगर जन कल्याणकारी होता, तो अशोक ने भी उसका नाम को अपने शिलालेखों में कहीं न कहीं उसको वर्णित किया होता है। सम्राट अशोक के शिलालेखों के ऊपर में चपट का नाम आता है, जो ब्रह्मगिरी शिलालेख में आता है। तो हो सकता है कि वो चपट को चाणक्य बनाया गया होगा, क्योंकि मैं नहीं था, ये मेरा अपना अनुमान है। ये अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, किंतु चाणक्य ही वॉज नॉट ए हिस्टोरिकल पर्सन। ये पूरी तरह से एक नकली हीरो है। इसी बात को यहाँ विराम देके अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूं। अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो सिर्फ 2 प्रश्न में एक्सेप्ट करूंगा, आगे की देखिएगा। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु 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 साधुवाद सर। अभी बहुत साधुवाद सर।